सकता है, नहीं क्या सकता। और दिनों दिन आप अखबार में पढ़ो ना, दूध नकली पकड़ा, घी नकली पकड़ा, मिठाई नकली पकड़ी, मसाले नकली की रोज अखबार में न्यूज तो आई नहीं। यस। तो आप अपने आप को ज्यादा शहंशाह समझिए कि आपके घर में नहीं आ सकता, क्योंकि आजकल साइंस ऐसी हो गई थी, पैकेजिंग एकदम सेम, खुशबू भी एक जैसी, सारा पता ही नहीं लगा सकते कि असली है कि नकली। लेकिन आरसीएम का पहला फायदा ये है कि डायरेक्ट कंपनी से आता है, मिडिलमैन इसमें कोई होता नहीं है, और मिडिलमैन नहीं होता तो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, और ओरिजिनल है तो बीमारी नहीं आती, क्योंकि 90% बीमारी का मेन कॉज खाना है। और अगर ये नहीं किया, मार्केट के प्रोडक्ट खाए, तो कब डॉक्टर तुम्हें याद करेगा तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर भगवान के सामने कभी भी प्रार्थना नहीं करता। डॉक्टर केवल चुप रहकर भगवान के सामने गाना गाता है, एक बार आजा 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 आजा, एक बार तेरे पूरे खानदान को याद अपनी करवा दिया, नचवा दिया तो नाक हो जा। और डॉक्टर पूरी जिंदगी भर एक काम करता। अगर आप चाहते हैं कि 20-25 लाख रुपए डॉक्टर के बचाए, परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, तो हमेशा प्योरिटी के प्रोडक्ट लें, क्योंकि आरसीएम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप कंपनी की फैक्ट्रियों को खुद विजिट कर सकते हैं। कितने लोगों ने आरसीएम की फैक्ट्री देखी? यस। अब आपको क्या समझा? जब आपने आटा बनते हुए देखा, अरे मार्केट में जो आटा लाते हैं ना, उल्टा समझा देते हैं, क्या बोलते हैं? सफेद उजली रोटियां। अरे सफेद मतलब जहर होता है, सफेद मतलब फाइबर निकला हुआ होता है, और अगर गेहूं में से फाइबर निकाल दिया तो वो पूरा का पूरा जम जाता है खाना आपके पेट में जाकर, जो पाचन शक्ति को 4 गुना कम कर देता है। 100% फाइबर वाला आटा खाएंगे तो भूल जाएगी, कब आएगी? पहली बात याद रखिए, मुझे आरसीएम इसलिए लेना है कि परिवार को स्वस्थ रखना है। मुझे आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों लेने हैं? परिवार को स्वस्थ रखना है। क्यों लेने हैं? मुझे आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों लेने हैं? इनका को छोड़िए। नंबर 2, आरसीएम का अगर प्रोडक्ट लगातार लेंगे तो 6 महीने तक जितने भी पीवी का माल लिया, 7वें महीने उतनी ही डीपी का माल फ्री मिलता है, यानी 7वें महीने का राशन फ्री। अभी तक मार्केट में मिलता है क्या कहीं? नहीं। 7वें महीने का राशन मिली फ्री, और साथ में परिवार भी सुरक्षित। फिर भी कोई आदमी कहता है आरसीएम मैं सोच कर बताऊंगा, तो ऐसे दिमाग को राष्ट्रीय दिमाग घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसे भी बड़ा म्यूजियम में रखनी चाहिए। सोचने जैसी बात है, प्योरिटी है और साथ में महीने का फ्री मिल रहा है, क्या सोचकर बताएगा? फिर तो इसके दिमाग का सीटी स्कैन और एमआरआई करानी चाहिए और रखना चाहिए इसे सवाल कर, यानी क्या सोचकर बताएगा? बताइए, सोचकर बताएगा। जहां पर सोचना चाहिए वहां कुछ सोचना नहीं। घर में बेटे बेटी की शादी हो रही है, 10 लाख रुपए का कर्जा ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि समाज को क्या कहेंगे, खाना नहीं किया, सारा 10 लाख को 10 साल तक चुकाना मंजूर है। यहाँ सोचना चाहिए कि करूंगे नहीं करूंगे तो जिंदगी मेरी खराब होगी, बात तो सोचेंगे ना। गुटके पे साफ लिखा है कि तेरा खानदान की शक्ल ऐसी हो जाएगी, और तू भी बना, फिर भी सोच नहीं रहा। दारू पे लिखा हुआ तेरा घर मिट जाएगा, वहां पर सोच नहीं रहा, और सिर्फ में फ्री में मिलता, बहुत कर देता हूं। दिमाग में क्या सोच बताएगा, क्या दिमाग में क्या है, सोचेगा क्या, बात है ही क्या? अरे मान लो नहीं भी है, जैसे एक बंदर और एक बंदरिया एक पेड़ की डाली पे बैठे हुए थे, अब कौन से आकाशवाणी हुई, जो भी बंदर बंदरिया उस पर कूद जाएगी, वो कूदते ही जब बाहर निकलेगी तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएगी। तो जो ही आकाशवाणी हुई, बंदर कूद गया, बंदर राजकुमार बन गया, बंदरिया बंदरिया ही रहेगी। बंदर से पूछा गया, तुम ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हो, कैसे कूद गए? हो गए यार, मुझे थोड़ी पता बनेगी नहीं बनेगी। मैंने कहा मैं तो वैसे कूदता ही हूँ, रोज नहाता ही हूँ, तो कूद जाते होगा तो नहीं कहेंगे कूद गया बन गया, बस सिंपल, कूद गया बन गया, तुम कूद जाओगे। सोचना जब जाता है, जब कुछ प्लस और माइनस होता है, यहाँ माइनस है ही नहीं, प्लस प्लस प्लस, फिर सोचना क्या? माइनस बताओ, एक बताओ, मुझे छोड़ा दिया, अभी छोड़ देगा। एक बता दो, एक अभी का भी छोड़ेगा, मुझे डिस्कस करो ना मेरे से, डिस्कस के 2 भागते हो आप। एंड थर्ड, ये नहीं करोगे तो करोगे क्या करोगे? बेरोजगारी का आलम देखा है, सरकारें बदल देते हैं, हम सोचते हैं सरकार बदल देंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। बेरोजगारी इस वजह से थोड़ी हो रही है कि सरकार कोई आ रही है, अरे बेरोजगारी इसलिए हो रही है कि पूरी दुनिया की साइंस और वैज्ञानिक ऐसी मशीनों के आविष्कार में लगे हैं जहां पर आदमी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया की सारी डेवलप कंट्री में जनसंख्या की कमी है, आदमी नहीं है काम करने वाला, तो वो ऐसी मशीनों का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आदमी की जरूरत ही नहीं, और आदमी की जरूरत नहीं है तो बेरोजगार क्या भैंस होगी? बेरोजगार कौन होगा? आदमी तो होगा। 100 मजदूर काम कर रहे थे, जेसीबी बना दी, कौन बेरोजगार होगा? आदमी बेरोजगार हुए।
अरे आराम से कैशियर बेचारे नोट गिन रहे थे तो मैंने एटीएम बना दिया। कौन बेरोजगार हो? कैशियर। अरे पेंटर पेंटिंग कर रहे थे, तुमने फ्लेक्स मशीन बना दी। कौन बेरोजगार हो गए? एसटीडी पीसी वाले बेचारे कमा खा रहे थे, तुम मोबाइल आके आ गए। कौन बेरोजगार हो गए? समझो ना बात। ये बेरोजगारी इसलिए नहीं हो रही कि कोई राजनीतिक कारण है, बेरोजगारी इसलिए हो रही है कि पूरी दुनिया का सिस्टम ह्यूमन लेस चल रहा है। और अभी तक तुमने सॉफ्टवेयर देखा था, अभी तुमने एआई का खतरनाक ग्रोथ तो देखा ही नहीं है। इंडिया वालों ने रोका हुआ अभी आधा तो उसमें। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम दिमाग। अभी तक क्या डिसीजन ऑथोरिटी इंसान था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसा दिमाग बना दिया कि डिसीजन ऑथोरिटी भी दिमाग को दे दी, यानी मशीन को दे दी। और मशीन ऐसी स्थिति में जनता था, आपका मोबाइल बंद है और वो एआई काम करता है। जैसे दो दोस्त मोबाइल दोनों बंद है, जेब में, दोनों बात कर रहे, भूख लग रही है, एक ने कहा भूख लग रही है, एक ने कहा दाल बाटी खाते हैं, दूसरे ने कहा डोसा खाते हैं। तो तुम जो ही मोबाइल निकालोगे, फेसबुक चलाओगे, उसमें जोमेटो का ऐड आएगा, बेस्ट दाल बाटी इन चित्तौड़ में। एआई जहां पर भी हिस्ट्री क्रिएट होकर पता चल जाएगा। जैसे तुमने अगर यूट्यूब पे कुमार विश्वास सुन लिया तो फिर बस उसको बता लिया कि इसको क्या पसंद है। अगर तुमने ज्यादा बेस वाला गाना सुन लिया, वो समझ जाता है बेबी को बेस पसंद है, बेस वाला गाना चालू कर देता है। जो तुमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तुरंत कैच कर देता है। दैट इज एआई। डायरेक्ट सेलिंग को एआई कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि हिस्ट्री नहीं क्रिएट होती। ये ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेस है, जहां पर हर व्यक्ति की अलग चैलेंज है, हर तरह की एक सिस्टम है, उसके आधार पर तुम्हें बात। हालत इतनी खराब हो जाएगी, एक एक करते सब आएंगे। ये एआई आ गया तो एआई क्या है? एआई आते क्या हुआ, ड्राइवर गायब हो गए। अभी विदेशों में चालू हो गए, ड्राइवरलेस गाड़ी चालू होगी। इंडिया में आ नहीं रहा, इंडिया में आ जाएगा तो 2 करोड़ ड्राइवर में 20 करोड़ ड्राइवर दे दो, 2 करोड़ ड्राइवर करोगे, 2 करोड़ प्लेन ड्राइवरलेस, ट्रेन ड्राइवरलेस, ड्रोन के रूप में चालू हो गए। चुन चुन कर मारे जाओ, पता ही नहीं चलेगा रातों रात क्या हो। किराने की दुकान लगाने की सोच रहे हो, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी जनरेशन है। अभी ये 3 जनरेशन में क्या पता, एक तो ऐसे आदमी जो हमारे से बूढ़े हैं, जिनके 80-90 साल है, जो टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। एक हमारे जैसे आदमी है जो आधी टेक्नोलॉजी और आधा डरते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन जैसे मान लो ये है मुस्कान में, तो ये जो नई जनरेशन है ना, इनको सारी टेक्नोलॉजी पता है, ये पढ़ना भी लिखना भी जानते हैं, हर चीज को प्लस माइनस करके क्या मंगाना है। एक दिन मैंने इसको कहा कपड़े क्यों मंगा लिए ऑनलाइन, बदलेगा कैसे होगा, बदल देंगे, बहुत सिस्टम है, जितनी बार चाहो उतनी बार बदलो, कोई टेंशन नहीं। तो इनको सारा सिस्टम पता है। तो अभी ये जनरेशन है, लेकिन हमारे से ऊपर वाली जनरेशन जो ही बाहर गई, यानी प्रमोशन हुआ, उसके बाद पूरी जनरेशन एक जैसी। उसके बाद क्या होगा, अभी रिलायंस का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, रिलायंस स्मार्ट। अभी तो उन्होंने गली गली में स्टोर खोलने की प्लानिंग कर ली है कि आपकी गली में जितने भी स्टोर है ना, उनको एक्वायर कर लेगा, यानी उनको माल की सप्लाई वो करेगा और बेचेगा भी माल उसका, बस उसको माल की रखवाली कर। और फिर एड आएगा सोशल मीडिया में, 10 मिनट में माल की डिलीवरी, 10% लेस, 11वां मिनट लगा तो माल फ्री। एक किराने की दुकान वालों, चुन चुन कर मारे जाओगे, गली गली में आएंगे। आप रोक नहीं सकते इसको, आप गलत फहमी मत रोकना कि आप रोक लोगे, रोक नहीं सकते आप देख सकते हो, और देखकर 25-30 साल निकाल सकते हो, गाना गा सकते हो, अपनी तो जैसे जैसे कट जाएगी। मेरे बच्चों का क्या होगा जनाब, यार बच्चों के बारे में सोचो। हालत इतनी खराब हो जाएगी कि बच्चों को प्रेशराइज करोगे ना नौकरी के लिए, कंधे पे झूलता नजर आएगा, क्योंकि नौकरी है क्या। नीट की 35,000 सीटी पर 50 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, कितने लोग सक्सेस हो रहे, थोड़ा सोचो तो सही। हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली। अगर तुम टीचर बनने की सोच रहे हो ना, तो टीचर की पोस्ट 25 साल बाद लोग भूल जाएंगे कि टीचर भी कोई होता है। एआई रोबोटिक टीचर, एक रोबोट, सारे सब्जेक्ट, सारी क्लास, सारी भाषाएं, एक ही सब कुछ। खेती करोगे, इजराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है जिसमें 200 एकड़ जमीन में एक भी आदमी काम नहीं करता। 200 एकड़ जमीन में रोबोट इतने होशियार है कि प्रोग्रामिंग है, बस बटन दबाओ, क्या बोलना है वो अपने बोलेगा, सब उसे पूरी साइंस पता है, किस टेम्परेचर में क्या उगाया जाता है और कहां पर क्या होता है। और ऐसा हंसने वाली बात नहीं, होगा नहीं, हो गया है।
रोबोट इतना होशियार है कि उसके यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, वो पौधे के सामने जाता है, फोटो क्लिक करता है, क्लिक करके उसको इलाज करता है, उसके ऊपर जो कीड़ा बैठा है उसको पता लगा लेता है, कीड़े का नाम पता लगा लेता है, कीड़े की दवाई पता लगा लेता है, दवाई पेट में भरी हुई है और अपनी डिस्चार्ज निकालता है। रोबोट को ये भी पता है कि 10 मिनट बाद बारिश आने वाली है, रोबोट को ये भी पता है कि आज का टेम्परेचर क्या रहने वाला है। रोबोट को नहीं जीत पाएंगे हम, चुन कर मारे जाओ। लेकिन अभी 10-20 साल का वक्त लगेगा, गाना गाओ अपनी दो जैसे। मेरे बच्चों का क्या होगा और बच्चों के लिए आज से शुरू करना। योग ऐसे थे, ऐसे प्रबल योग थे कि 25 साल पहले मुकेश को समझा, 25 साल पहले सब लोग समझे, 20 साल पहले, 22 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले। योग कुछ लोग उस समय भी मना कर रहे, कुछ लोग आज भी मना करेंगे। ये मत सोचिए कि आज यस कर लेंगे, आज कुछ लोग आज भी मना करते हैं। लेकिन आप ये मत भूलना कि मना आज आप अपने जीवन के लिए कर सकते हो, पोतों के लिए आज ही मना कर सकते हो क्या? मेरे पौधे के लिए भी ना है, ऐसा कह सकता हूं? तुम्हारा पौधा तुम्हारी सुनेगा? तुम्हारा अधिकार है कि तुम मना कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा पौधा मना करेगा इसकी बात नहीं। आना सबको है, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ सिस्टम ही नहीं है जो आपके जीवन को सुरक्षित कर सकता है। आना सबको है। एक दिन सबको आना है, आप नहीं आएंगे, पौधे आएंगे, पड़पौधे आएंगे, लड़पड़पौधे आएंगे, सड़पड़पौधे आएंगे, गड़पड़पौधे आएंगे, लड़पड़पौधे आएंगे, पड़पड़पौधे आएंगे, कोई आएगा। और थर्ड क्या होगा? जब तीसरी पीढ़ी आएगी तो आपका श्राद्ध होगा। श्राद्ध होगा तो दो तरह के दादाजी होंगे, एक आरसी वाले दादाजी, एक बिना आरसी वाले दादाजी। आरसी वाले दादाजी की तो 3-3 पैसा होगी, सब पौधों को बुलाएंगे और सबको परिचय कराएंगे। वाले हमारे आरसीएम वाले, ये घर के बाद तो हेलीकॉप्टर पढ़ाना, ये दिल्ली देना है, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम कराएंगे पौधे को। और अगर आरसीएम नहीं किया तो कहेगा साले टकले, श्राद्ध तो इसलिए बना रहा है कि दादा है बना, बाकी क्या करके गया? मुकेश कोठारी आया था चित्तौड़ में, और तू क्या बोल के आया? सोच कर बताऊंगा, सोच। अब जिंदगी तो मेरी खराब हो रही, तेरे सोच रहे छोटे काम कर, तो आना तो सबको पड़ेगा। अच्छी तरह से सोचिए, जीवन में चलने का कोई रास्ता नहीं, पॉजिटिव होकर काम कीजिए, पॉजिटिव वॉइस के साथ काम कीजिए, आपकी लाइफ का 0.01% भी बिगड़ नहीं सकता। मुकेश कोठारी वादा करके जाता है, बस लोगों की ना सुनने की आदत डाल ली, लोग तो ना करेंगे। अरे 1 करोड़ का शोरूम भी डालते तो सारे लोग बड़ी साड़ियां खरीदते, 2 करोड़ का आप शोरूम लगाते तो सारे लोग बड़ी गाड़ियां, लोग को ना करेंगे, लोगों की आदत है ना करने की। तुम भी जाओगे तो लोग तुम्हारे से ना करेंगे, लेकिन उस ना में हाँ छुपी है, जिस दिन ना करने का कारण उस दिन जीवन में हर लोग भाग करेंगे। मुकेश कोठारी 50 आदमी से मिलता था, एक भी नहीं समझता था, अब 50 से मिलता हूँ, 25 समझते हैं। ये धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता है कि सामने वाले के ऑब्जेक्शन करने का कारण क्या होता है। मेरी डॉक्टर अंजलि यहाँ पर आई है, अंजलि ने हिस्ट्री मास्टर से कम्युनिकेशन का कोर्स किया है। ये प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, अनिल कपूर की प्रेम का PR की पर्सन 2 साल बाद, उससे पहले इसने कसम खाई थी कि मैं कुछ भी कर लूंगी, आरसी नहीं कर दूंगी। लेकिन 2 साल जॉब करने के बाद इसे पता लगा कि जॉब मतलब क्या है। जो मतलब देश की गुलामी, जिसमें आपका दिमाग हमेशा के लिए कैप्चर कर लिया जाता है, आपकी सोचने की क्षमताओं को क्षीण कर दिया जाता है। वो झूठ बोलते हैं कि 8 घंटे की नौकरी करवाते हैं, बेसिकली 24 घंटे के लिए तुम्हारा दिमाग ब्लॉक किया जाता है, जिसमें सोते वक्त तुम्हारा बॉस ही याद आता है, तुम्हारा टारगेट ही याद आता है, तुम्हारा काम ही याद आता है। जब तुम किसी से प्यार से बात कर रहे हो तो बॉस एकदम क्लिक कर जाता है, और बाप रे, इसे आप अनजाने में चाहे इग्नोर कुछ भी करो, भैया मैंने तो जॉब की हुई, मुझे तो एक चीज बताओ सारी की सारी। तो अंजलि को बुलाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उसने आरसीएम को चुना। 5 मिनट का वक्त है, अगर चाहे तो 5 मिनट बुलाओ, तो अंजलि से भी बुला सकते हैं। तो अंजलि आइए, अंजलि को बुलाने से पहले मैंने एक घोषणा की थी कि चित्तौड़ में मैं आऊंगा तो जो लोग 30 दिन में 30 होम मीटिंग लेंगे और 3 महीने तक लगातार देंगे तो उनको तो पूरे साल की मेरी सेमिनार की सारी टिकटें 5 फ्री है। लेकिन 30 दिन करने वाले को हम ट्रॉफी के साथ सम्मानित करेंगे। तो हमारे एक भाई साहब ऐसे हैं जिन्होंने 30 दिन तक काम करके 30 ही मीटिंग की 3 दिन फोटो भेजी, इसलिए आज उन्हें हम द प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी हम द बेस्ट एक्टिव लीडर इन चित्तौड़ की ट्रॉफी दे रहे हैं। बंसी सिंह जी अगर यहाँ है तो फटाफट दौड़ कर मेरे पास आए। बंसी सिंह जी है, एक बात जोरदार तालियां बंसी सिंह जी के लिए, ताली जोरदार बंसी सिंह जी भैया, बेस्ट एक्टिव लीडर अवार्ड में जोरदार।
बंसी सिंह जी को आइए। बंसी सिंह जी को एक बात कही कि मैं देखो रिजल्ट कैसे बढ़ते हैं, आप लोगों के पास जाइए, चाहे फोटो भी चाहिए, लोग अपने आप ही पूछ लेंगे, तो जो दिखता है वो दिखता है। और इसका नतीजा हुआ कि बंसी जी कुछ फायदा हुआ मेरे इस फॉर्मूले से? जी सर। जी। तो क्या जब वहाँ जाते हैं तो लोग आके से फोटो क्यों खींच रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? सर फोटो क्यों खींच रहे हो, तो लोग तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ना बोलते बोलते भी हाँ वही जब लेके जाते हो, हाँ, क्योंकि अगर नहीं जाओगे तो ना ही है, जाओगे तो ऑप्शन हाँ या ना, समझो बात को। आप कहीं गए नहीं तो ना है ही ना, जाओगे तो ऑप्शन 2 है, हाँ या ना। तो कौन सा काम करना चाहिए? बंसी जी ज्यादा चालू है काम से, तो बंसी जी को हम सम्मान के साथ ताली बजनी थी। Thank you so much. Thank you. लगे रहते हैं जय आरसीएस। कैसे हैं आप? समझ में तो बात तो पूरी पापा ने कर ही दी है, मेरे को आगे बोलना क्या है मुझे समझ में नहीं आया। मुझे क्या समझ में, तो वैसे मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की दशा, कुछ लोगों को शायद अभी तक समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुकेश कोठारी की खुद की बेटी को 25 साल तक समझ में नहीं आया। जिसके पापा का काम ही लोगों को पूरी दुनिया घूमना, पूरा हिंदुस्तान घूमना, जिसके पापा का काम ही लोगों को आरसीएम करने के लिए कन्विंस करना है, उनकी खुद की बच्ची आरसीएम के प्रति नेगेटिव है। मैं तो इतना गंदा जल्दी थी आरसीएम के नाम से, मुझे इतनी नफरत थी आरसीएम के नाम से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या पागलों का बिजनेस करते हैं मेरे को, कि क्यों सारे कार्टून हमारे सर पे उठ के आ जाते हैं, क्यों ये लोग इतना सारा जय आरसीएम जाओ जय आरसीएम चिल्लाते हैं। दिमाग मेरा खराब होता रहता था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी आरसीएम नहीं, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मुकेश कोठारी के लिए कभी कुछ काम नहीं करूंगी, क्योंकि पागलों का काम नहीं है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि अंजलि कोठारी ने, जो लड़की इतनी नेगेटिव थी, अंजलि कोठारी ने 2 साल नौकरी के बाद भी डिसीजन बना लिया आरसीएम करने का। और मैं आपको ज्यादा खींचूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने खींच लिया, मैं बिल्कुल भी नहीं खींचूंगी। आज मैं सिर्फ आपको कुछ 4 चीजें बताऊंगी, 4 चीजों की वजह से मैंने डिसीजन बना लिया इधर आने का, और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मेरी एजुकेशन हमेशा बहुत बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में हुई है। इस डिपार्टमेंट में मेरी एजुकेशन हुई है। बिट्स पिलानी आप लोग जानते होंगे आप लोग, अपने पिलानी का, ये राजस्थान का है, वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग की एजुकेशन की है, और बहुत मजा आ रहा था इसमें, क्योंकि डिसाइडेड था कि पापा के साथ तो कभी काम करना ही नहीं है। तो मैंने भी वही चीज की जो सब लोग करते हैं, और वो ये चीज है कि मैंने भी एक नौकरी की। जब आपको अपने पापा के साथ काम नहीं करना होता, फैमिली बिजनेस में काम नहीं करना होता, तब आप वही करते हैं जो सब लोग करते हैं, जो कि एक जॉब है। मैंने भी वही रास्ता अपडेटेड किया। पता था मुझे पापा के साथ काम नहीं करना है, आरसीएम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने जब फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली, तो मैं सोचती थी कि अरे यार, मेरे पापा तो करोड़पति है, मैं पापा से भी ज्यादा कमाऊंगी सिर्फ एक जॉब के जरिए। मिस्टेक थी मेरी, क्या सोच रही थी मैं। पर हाँ, ख्वाब बड़े थे, सपने बड़े थे, तो सोचती थी। सोचने में किसने कभी किसको टोका, सोचती थी। मैं काम करती थी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ। जो फिल्में आप लोग आज देख रहे हैं ना, वो मैं 6 महीने पहले सेलिब्रिटी के साथ बैठ के
के फोन आते थे, मैं उनके घर पे जाती थी, उनके साथ बात करती थी, चाय पीती थी। मेरी नौकरी का पहला दिन मुझे अनिल कपूर के घर पे अकेले मिल जाएगा चाय पीने। सोचो जरा, किसी अंकल के हाथ पकड़ के छिपा छिपी बैठ जाए, अच्छा नहीं लगेगा अंकल को? लगेगा। मेरी ऐसी लाइफ थी। अगर अनिल कपूर यहाँ पे आके बोले दिना जिंदा, सबको मजा आएगा, सब लोग दिना जिंदा। मेरी इतनी अच्छी लाइफ थी। मुझे पता था कि जो मैं कर रही हूँ वहां पे लोग बाग जाने के लिए नहीं मरते। जो मैं करती हूँ वहां पे लोग बाग सेलिब्रिटी को यूं से टच करके भी आते ना, उसमें हाँ मैंने तो टच कर लिया, इसको कभी दूंगा ही नहीं। वैसी मेरी नौकरी हुआ करती थी। शुरुआत के 6 महीने मैंने मेरी नौकरी में इतने अच्छे से काम किया, इतने लगन के साथ काम किया, और धीरे धीरे नौकरी करते करते मैं सीनियर हो चुकी थी। और जब मैं सीनियर हुई ना नौकरी में, मेरे को मेरी नौकरी को और टाइम देना पड़ा। और क्योंकि मैं मीडिया के काम में थी, मीडिया 24/7 चालू रहता है, मीडिया कभी चुप होता ही नहीं। तो मेरी सैटरडे संडे भी नौकरी चलती थी। मैं रोज सुबह घर से 8:30 बजे निकलती थी और रोज घर पे 4 बजे 3 बजे रात में आती थी। सोचिए जरा, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से अंकलों के और आंटियों के चेहरे बिगड़ते हुए देखेंगे कि अरे इतनी रात में क्या करती थी। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके बच्चे ऐसा काम करें? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा क्या? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इतना काम करना पड़ रहा है? मैं मेरे मम्मी पापा से, मेरी फ्रेंड बैठी हुई है यहाँ पे बचपन की, इससे पूछो जरा कब इसका फोन उठा लिया मैंने जब जॉब करती थी। मैं मेरे मम्मी पापा से अगर बात करती थी ना तो हफ्ते में एक बार, और वो भी बहुत बड़ी बात, ओ आज अंजलि का फोन है, आज अंजलि से बात की। मेरी नौकरी में क्यों कर रही थी मुझे पता नहीं था। हाँ, पैसे मिल रहे थे मेरे को मेरी नौकरी में, मेरी नौकरी मुझे पैसे दे रही थी, पर क्या ये मेरी लाइफ के बैलेंस कर रहा था मेरी नौकरी को? नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को तो सुबह उठना है, जॉब करनी है, जॉब करने के बाद ऑफिस से घर पे जाना है, सोना है, यही दिन रात रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं? क्या करूंगी मैं उस पैसे का? तो मेरी नौकरी ने मुझे क्या नहीं दिया? टाइम नहीं दिया। क्या नहीं दिया? टाइम नहीं दिया। और पता है, साथ ही साथ मेरी नौकरी ने मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं दी, क्योंकि मेरी बॉस जब भी मेरे पास आती थी मेरे को चिल्ला के बोलती थी, ए ऐसे मत जा, इधर मत कर, उधर इधर ऐसे करी जा, इधर ऐसे खाली, उधर वैसे बैठ जा, इधर ये उधर वो। सारे बॉस होते ही एक नंबर के खड़ूस। दिमाग खराब हो जाता था मेरे को। मेरी बॉस इतना पागल कर देती थी, जो मेरी मिस्टेक भी नहीं होती थी वहां पर डांट देती थी मेरी बॉस मुझे। आप लोगों के खुद के दिमाग में अभी आपके बॉस का पिक्चर आ रहा होगा, बोल रहे हो यार, मेरे साथ भी यही होता है। ये आप ही के साथ नहीं, दुनिया में सबके साथ होता है जिसके पास एक बॉस है। तो मेरी नौकरी ने मुझे टाइम भी नहीं दिया और मेरी नौकरी ने मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं दी। पर पता है, सबसे मेजर चीज जो मेरी जॉब ने मुझे नहीं दी वो थी स्किल। क्योंकि एक नौकरी में आपको पहले ही बता दिया जाता है कि करना क्या है, और 1-2 साल आप निकाल देते हो उसको सीखने में, करने में। अब दिन रात सुबह उठते भी वही काम करना है, जागते भी वही काम करना है, वही काम बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है। एक बार सिखा दिया आपको, एक बार सिखा दिया, वही काम बार बार रिपीट करना है, तो इसमें आपकी स्किल डेवलप नहीं होती। और आजकल समय ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे लोगों को स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। आजकल एक चीज करके कोई कुछ नहीं कमा सकता। जमाना ही है बहुत सारी चीजें सीख के कुछ ना कुछ करने का। एक इनकम कुछ नहीं करती, एक घर का कुछ। इसका मतलब स्किल तो जरूरी है, अलग अलग चीजें जरूरी है आज के समय में, और एक नौकरी में तो सिर्फ एक चीज होती है। इसका मतलब मेरी नौकरी ने मुझे स्किल भी नहीं दी।
तो अब तक क्या नहीं दिया मेरी नौकरी ने मुझे? टाइम नहीं दिया, मेरी नौकरी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, और मेरी नौकरी ने मुझे स्किल नहीं दी। पर अब जो चौथा पॉइंट है वो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग पॉइंट था, और वो पॉइंट था सिक्योरिटी। मेरी नौकरी मुझे फ्यूचरिस्टिक नहीं लगती थी, क्योंकि जब मैं नौकरी करती थी तब एआई आ चुका था। मेरी नौकरी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट एक कंप्यूटर कर सकता था उस समय। मुझे पता था अभी मेरी नौकरी का एक छोटा सा पार्ट एक कंप्यूटर कर सकता है, धीरे धीरे मेरी सारी नौकरी कंप्यूटर कब करने लगेगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। और जब आपको पता ही नहीं है 5 साल बाद आपकी नौकरी कहाँ चली जाएगी, तो उस काम को फ्यूचरिस्टिक मानोगे आप? क्या उस काम में सिक्योरिटी है? तो मेरी नौकरी ने मुझे टाइम नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी, स्किल नहीं दी, और सिक्योरिटी नहीं दी। और आपको पता है मेरे पापा के काम में, मेरे पापा को आरसीएम ने टाइम दिया, सिक्योरिटी दी, स्किल दी, और रिस्पेक्ट दी। मैं मुकेश कोठारी की बेटी हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं अभी तक, फिर भी आप लोग ने मेरे लिए ताली बजा दी। तो रिस्पेक्ट की कमी कहाँ? रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है। जहां जाओ वहां पे अगर मुकेश जी कोठारी की बेटी आ रही है उनको पिकअप करने चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मुकेश कोठारी की इतनी रिस्पेक्ट है। मेरे पापा अगर फिर से यहाँ पे आ जाए और फिर भी लोग वहां खड़े हो जाएंगे और ताली बजाएंगे मेरे पापा के लिए। रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं, टाइम की कोई कमी नहीं, क्योंकि आज भी अगर मैं मेरे पापा के साथ कभी कोई वेकेशन पे जाना चाहूँ तो मेरे पापा के साथ में जा सकती हूँ बेझिझक। 2 महीने में जाना है तो जा सकती हूँ। टाइम ही टाइम। लोग मेरे को कई बार बोलते हैं, जब भी मैं स्टेज पे आती हूँ या फिर कोई अंकल से बात करती हूँ तो मेरे को बोलती पापा की स्ट्रगल के बारे में बात करना, कि कैसे पापा ने आपको टाइम नहीं दिया, कैसे पापा आपका बर्थडे भूल गए। मेरे पापा तो कुछ ही नहीं भूले, टाइम ही टाइम दिया। क्योंकि मैंने मेरे पापा के पास टाइम ही टाइम हमेशा से देखा। मैंने मेरे पापा का स्ट्रगलिंग फेज में देखा, और जब मेरे पापा का मैंने सक्सेस ही देखा, मेरे पापा के पास सिर्फ और सिर्फ टाइम। आज भी अभी भी अगर मेरे पापा से आप मीटिंग लेने की बात करो, टाइम से क्यों ऐसे घर पे आने की बात करो, मेरे पापा आपके साथ बैठ के गप्पे मारेंगे। टाइम ही टाइम। सिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी एआई डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मेन काम ही, मेन कोर ही ह्यूमन इमोशन है, ह्यूमन इंटरैक्शन है। जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तब तक डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकती। कभी सुना है कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से बात करते हुए? नहीं। इमोशन के साथ कभी कोई कंप्यूटर बात ही नहीं कर पाएगा। इमोशन होते ही हमारे अंदर। जब कोई चीज कंप्यूटर के अंदर है ही नहीं और जो काम है ही उसका, तो कैसे कोई कंप्यूटर वो काम करने लगेगा? नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पापा के काम में सिक्योरिटी है। चौथी चीज जो है स्किल। नौकरी में तो एक ही काम बार बार करना पड़ता है, राइट? नौकरी में तो एक ही काम बार बार करना पड़ता है, और मेरे पापा के काम में रोज एक नया दिन होता है। रोज एक नए इंसान से मिलते हैं, रोज एक मणिपुर का इंसान होता है, एक मिजोरम का इंसान होता है, गुजरात का इंसान होता है, कोई बुढ़ा होता है, कोई जवान होता है, कोई छोटा सा बच्चा होता है, कोई आंटी होती है, एक अंकल होता है, बच्ची हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। और जब इतने सारे लोगों से आप रोज मिलते हो तो क्या आप मेरे को सच्ची में कह रहे हो कि हर एक इंसान आपको कुछ नया सिखा के नहीं जाता है? हर एक इंसान आपको कुछ नया सिखा के जाता है, क्योंकि हर एक इंसान होता ही अलग है। और जब आप लोगों के नेटवर्क में होते हो, जब आपका काम ही लोगों से मिलने करने का है, बात करने का है, तो हर रोज आपको एक नया इंसान कुछ नया समझा के सिखा के जाता है। इसीलिए शायद मुकेश कोठारी एआई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने मेरे पापा की एज में किसी भी इंसान को नहीं देखा जो एआई के बारे में बात करता है, कंप्यूटर के बारे में बात करता है। तो क्या है? सिक्योरिटी की भर भर के है, स्किल भी भर भर के है, टाइम भी भर भर के है, और रिस्पेक्ट इतनी है जितनी आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जब ये 4 चीजें मेरे पास एक्यूमुलेट हुई, मैंने कुछ डिसीजन बना लिया कि जिंदगी में कुछ भी कर दूंगी, अब तो सिर्फ आज ही नहीं करना है। आप अंजलि कोठारी
मैंने आज के 2 साल पहले मेरे पापा को बोला था कि पापा मैं आर्ट्स करूंगी, मैं भिलवाड़ा आ रही हूँ, सबको छोड़ छुड़ा के मैं आर्ट्स। क्यों आपको पता है क्यों मैंने करने लगी? क्योंकि मेरे को भी आपकी तरह जबरदस्ती बैठा दिया गया था एक समय। कुछ लोगों को जबरदस्ती बैठा रखा मैंने यहाँ पे। अरे मुकेश जी को खाली की खुद की बेटी को जबरदस्ती बैठा रखा। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पापा थे। तो अगर आप यहाँ पे जबरदस्ती बैठे हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका भी निर्माण हो गया है अंजलि कोठारी की तरह। राइट? तो ये 4 रीजन से अब मीटिंग खत्म हुई। मैंने आप लोगों को ज्यादा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आप लोगों को ज्यादा खींचा नहीं। पर अब क्योंकि मीटिंग खत्म हो रही है, तो मीटिंग एक हाई एंड में खत्म करना जरूरी है। राइट? मीटिंग हाई एंड में खत्म करना जरूरी है। 1 मिनट में क्या हो गया? क्या बात करें? अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं? बात करवानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ऐसे बोलो ना, लो आओ। क्या क्या है नाम? सब लोग तालियां बजाएं प्लीज। ये खड़े हो जाइए, एक बार आप खड़े रहने का काम करना है। सब लोग खड़े हो जाइए और ये